बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको मैं वक्तन फ़वक्तन वाकिफ़ कराता रहा हूँ। और आज बेहद अफ़सोसनाक ख़बर यह है कि जिन अफराद की जानें गई हैं इस जंग में, जो लोग मुतासिर हुए हैं, 6.5 महीनों से जारी इस जंग में, या 7वें महीने में जो पहले ही जंग दाखिल हो चुकी है, 34,000 से ज़ायद अमवात अभी तक हो चुके हैं। जो तादाद 33,955 कल तक थी, आज वो 34,000 से मुतजावज़ कर गई। यानी मज़ीद लोग अपनों से बिछड़े हैं, इस दुनिया से चल बसे हैं, खैराबाद कह गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़बरदस्त हमला हमास की जानिब से हुआ। 1200 से ज़्यादा हलाकतें हुई और 239 लोगों को यरगमाल बनाया गया। इन सारी रिपोर्ट्स के बीच हमने देखा कि गज़ा पट्टी के अंदर अभी तक अमवात तो मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन फिर हालत यहाँ तक पहुँची कि अप्रैल का महीना ईरान और इजराइल में कशीदगी इतनी बढ़ी कि एक शनिवार की रात को, यानी सनीचर के या हफ्ते की रात को, ईरान भी बराह रास्त अपनी सरजमीन से यमन और सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पर निशाना बनाकर हमला करता है। जबकि अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट सैटरडे को, जो कल बीता है, उसमें जवाबी कार्रवाई इजराइल की जानिब से होती है। इससे पहले मैं ताज़ा सूरत हाल पर जाऊँ कि इन हमलों के बाद क्या हुआ है, पहले ज़रा मैं अपडेट फटाफट से बता दूँ। जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं पैलेस्टाइन की या फ़लस्तीन की, वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा जो फ़लस्तीन का इलाका है, महसूर इलाका ख़ास तौर से, जहाँ IDF का एक तरह से जाल बिछा है, 7 अक्टूबर 2023 से जो इजरायली जारहियत या हमले जारी हैं, मरने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई है और 42 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में ताज़ा हमलों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 63 अफराद शदीद तौर ज़ख्मी हैं। गज़ा की वजारत सेहत ये भी बताती है कि आदादुशुमार से पता चलता है कि 7 अक्टूबर से जो हमले हो रहे हैं, 34,012 लोग अब तक, जो आखिरी इनपुट है उसके मुताबिक, अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इन कार्रवाइयों में 76,833 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए, यानी 1 लाख के करीब लोग सिर्फ अमवात या फिर जो ज़ख्मी अफराद की तादाद है यहाँ तक पहुँच जाती है। गुज़श्ता दिनों बच्चों के लिए काम करने वाली जो अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ है, वो भी बता रही थी कि मकबूजा जो फ़लस्तीन का इलाका है, 10 मिनट में एक बच्चा अपनी जान गंवा रहा है या फिर ज़ख्मी हो रहा है। और गज़ा का दौरा करके वापस आने वाली यूनिसेफ की जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टेस इनग्राम है, उन्होंने भी जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि बच्चे बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। और टेक्स इनग्राम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे जाबहक हुए हैं, जबकि गज़ा में हर रोज़ तकरीबन 70 बच्चे ज़ख्मी होते हैं। इनमें से तकरीबन हर एक 10 से 12 मिनट में एक बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है। ये तो एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इजराइल इस वक्त अकेला या तन्हे तनहा क्यों पड़ रहा है, उसकी 2 वजूहात है। एक, उसने जो हमला बर्दाश्त किया है, बहुत हद तक उसने कार्रवाइयाँ जो ईरान की जानिब से की गई, 300 से ज़ायद ड्रोन्स हमले किए गए आयरन डोम की वजह से, या बाकी जो उसका हिफाजती हिसार बिछाया था, वो उसने बहुत हद तक उससे कामयाबी हासिल की, अपने शहरों को बचाया। लेकिन दबाव आया, जो इंटरनल दबाव था, दबाव इजराइल इसलिए अकेला पड़ा क्योंकि जब जवाबी कार्रवाई अगर इजराइल करता तो अमेरिका ने, ये जो बड़े भाई का रोल उसमें इस पूरी जंग में अदा कर रहा, अमेरिका या अपने बच्चे की तरह इजराइल को पाल रहा था, उसने मना कर दिया कि आप ईरान पर जवाबी हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद किया गया जो कल हुआ, जिसमें असफाम का जो एरिया है उसको टारगेट किया गया, न्यूक्लियर वेपन्स के पास एक थ्रेट परसेप्शन जो था कि जवाबी हमला होगा, वो करके दिखाया इजराइल ने। मगर ईरान के हमले से भी 2 चीज़ें साबित हुई। वेस्टर्न पार्ट जो एक तरह से ज़हनी तौर तकसीम हुई थी पूरी तरीके से, लेकिन दुनिया के सामने ये चीज़ अयां नहीं हो रही थी, मगर इस हमले के बाद हुई। और 2 किस्म के जो मिथ थे वो टूट गए इस हमले के बाद। एक तो ये कि इजराइल के आसपास मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें से कोई हमला करने की जुर्रत नहीं करता, ख़ास तौर से ईरान। तो एक तो वो मिथ टूटा जो हफ्ते के रोज़, बल्कि रात का वक्त था, हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 12:15 के आसपास हमला हुआ, वो मिथ तोड़ दिया गया। ईरान ने बराह रास्त हमला किया, ये जुर्रत उसमें है, उसने दिखाया। दूसरा, ये मिथ भी टूटा कि इजराइल ने अपने ऊपर फ़िज़ा में ऐसा हिफाजती हिसार बिछा रखा है, जैसे फ़ौजी तनसीबात या जो उसका आयरन डोम है,
उसकी अहम तरीन तस्सीबात हैं उनको बचाया जा सकता है, या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके पास स्पेशल किस्म का इन्वायरमेंट है, स्पेशल किस्म का उसके पास सिस्टम है, ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया है जहाँ हमले नहीं हो सकते। वो पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद रिपोर्ट साबित हुई। कुछ एक हमलों में यकीनन जॉर्डन की मदद से, जिसने फ्रॉड किया मुस्लिम दुनिया के साथ, उम्मा के साथ, जिसने दगा किया, उस दगाबाज शाह अब्दुल्ला ने ये दिखाया कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी मुसलमानों के साथ नहीं है, तो वहाँ पर उसने भरपूर मदद की। एक बात तो ये। दूसरी बात हम सबको समझनी होगी कि इज़राइल अकेला इसलिए पड़ा, जब ये हमले में जवाबी कार्रवाई की बात हुई तो उसने अपने दम पे हमलों के दावे किए, जबकि तेहरान ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उनकी जानिब कुछ भी ऐसा नहीं है, धमाके बिल्कुल भी नहीं हुए, चंद एक आवाज़ें आईं, मगर ये उनकी जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए जो प्रैक्टिसेस की जा रही थी। वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान से भी बयान जारी करके इन बातों की तस्दीक की। लेकिन एक बात तो समझ में आई कि वेस्टर्न पार्ट या जो मगरबी ममालिक हैं, ये मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते। नेटो तो जिस मकसद से कायम की गई, जो ये कहा जाता रहा कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से हमें, जो फंडामेंटलिस्ट की बात होती है, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्तक़बिल में इस तरह की हिकमत अमली है और बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि नेटो इसी मकसद से बना। नेटो के चीफ ने कई मरतबा इसके लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात भी की है, जिससे पता चलता है कि इनके इरादे क्या हैं। वो बात अपनी जगह, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि इज़राइल के साथ मुश्किल वक्त में बहुत सारे ममालिक जो उसके अपने थे, यूरोप से सबसे पहले आवाज़ें उठी, जर्मनी से आवाज़ें उठी, जो यूरोप, जो आप कह सकते हैं कि यहूदियों का दूसरा बड़ा घर है, उसने सबसे पहले मना कर दिया क्या कि यू शुड रिवर्ट बैक, किसी भी तरीके से कोई हमला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तन्हे तनहा अपना छोटा भाई रह गया, क्योंकि बड़े भाई ने किसी तरीके से रोल अदा नहीं किया। वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे खित्ते के अंदर सलामती सूरत हाल बेहतर रहे, कशीदगी ना बढ़े। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान के अंदर आया, जब वहाँ के शाह को, वहाँ की सल्तनत को मुकम्मल तौर पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरबराही में या उनकी क़यादत में, जब पूरे मुल्क के अंदर 10 लाख लोगों ने अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ईरान से तेहरान तक जो जुलूस निकाला, मार्च निकाला, उसका कोई रिकॉर्ड आज तक दुनिया के अंदर नहीं तोड़ पाया। तो 1979 में वो जो रेवोल्यूशन आया, उससे पहले और अब जो दुश्मनी, हालांकि 1948 में से 52 के दरमियान ऐसी कोशिशें भी हुई और सरकारी सतह पर या सिफारती सतह पर पेशरफ्त, जहाँ ईरान को तस्लीम किया गया, ईरान ने तस्लीम किया इज़राइल को, मगर फिर हालात ऐसे बने जो एक मौक़िफ़ था जिसमें वाज़े ईरान कहता है कि कहीं पर कोई तसख्खुर नहीं होना चाहिए। जो ठट्ठे मजाक करते हैं कि आप फ़लस्तीन के आज़ाद रियासत के क़याम के लिए आप बात नहीं कर सकते, तो हम वो जारी रखेंगे। वो दम उसने दिखाया और बातें न सिर्फ जारी रखें। 1979 के बाद ये दुश्मनी इतनी बढ़ी कि बैक टू बैक कई मरतबा हमले हुए, सीज़ फायर कराए गए, लेकिन गज़ा पर अपना मौक़िफ़ फ़लस्तीन के लिए जो ईरान का था वो तब्दील नहीं हुआ। आज यहाँ तक हालत पहुँच गई कि जवाबी हमला करने की बात तो इज़राइल की जानिब से कही गई, मगर ये बात समझने वाली है कि जो 7 अक्टूबर से अब तक इन हमलों में दरवाजे के पीछे से इशारे करते हुए शहरियों की हलाकतें अमेरिका करवा रहा था, यहाँ पर वो पीछे हट गया। वजह ये, वो जानता है कि ईरान ने बराह रास्त हमला करके दिखाया, न सिर्फ मिथ तोड़ा, बल्कि वो क्या कर सकता है उसमें सलाहियत मौजूद है। अभी सिर्फ उसने अल खैबर और तिकियान जैसे छोटे छोटे या तो ड्रोन्स या फिर मिसाइल का बराह रास्त हमला किया, मगर अपने जो उसके कह सकते हैं हिजबुल्ला, जो लेबनान बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा सरगर्म है, हमास की मदद इज़राइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन से लेता रहा, हूसी बागियों की मदद वो जहाँ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ पहले लेता रहा, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हुए तो उनके हथियारों का रुख इस जानिब मोड़ दिया। इसी तरीके से इराक़ से भी जिस हिसाब से मिलिशिया का उन्होंने सहारा लिया, तो वो बताता है कि ईरान ने तमाम अपने प्रॉक्सीज़ को मुत्तहिद करने में जो कलीदी रोल अदा किया है, वो उसके लिए मस्बत नताइज लेकर भी सामने आया। लेकिन ये अच्छे नताइज बरामद तो हुई हैं, मगर दूसरी बात कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने जो कत्ल गारत का सिलसिला था, वो ईरान के हमलों के बाद मज़ीद तेज़ कर दिया है, और जहाँ पर शहरी उसको सामने दिखते हैं, सामने देखते ही गोली मार दी जाती है। मैं तस्वीरें बिल्कुल आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का तो इशू है ही, लेकिन वो तस्वीरें अगर आप टीवी पर भी देखेंगे तो देखने लायक नहीं है। मसला ये कि जिन यहूदियों ने 60 लाख यहूदी जो हिटलर के वक्त में मारे गए, उनको ज़रा सा भी वो हॉलोकास्ट या फिर जो नस्ल कशी थी वो आज तक याद नहीं आ रही। जब बात दूसरे के बच्चों की आई, उम्मा की आई,
तमाम लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, ये वही इजराइल है फ़लस्तीन ने के कहने पर या चीन और रूस या भारत के कहने पर जो करारदादें मंजूर की गई कि फायरबंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, जंग को रोका जाना चाहिए, ये ठुकराता रहा, यकसर मुस्तरद करता रहा। लेकिन जब उस पर हमला हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 51 का हवाला देकर कहा कि भैया ये जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, जिसको कुद्स फोर्स कहा जाता है, इस फोर्स पर पाबंदी लगाई जाए, तेहरान के खिलाफ कार्रवाई हो और इसे दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जाए। मगर इन सब के बीच में हुआ ये कि दमिश्क के अंदर, सीरिया के अंदर जो वाणिज्य दूतावास था, जो काउंसलेट था ईरान का, उस पर जब हमला हुआ, 9 लोग मारे गए, कुछ फोर्स का एक सीनियर कमांडर मारा गया, तो उसका जवाब इस हिसाब से दिया और दुनिया को पैगाम भी कि ईरान तमाम चीज़ें एक तरफ रख के, बात जब मुसलमानों की आएगी, उम्मा की आएगी, मकबूजा फ़लस्तीनी हिस्से की आएगी, तो वहाँ पर अपने मौक़िफ़ में किसी भी किस्म की तब्दीली या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये अब तक की सूरत हाल है और जब इससे वो पीछे नहीं हट रहा है तो इजराइल अकेला पड़ा है। बहुत सारे ममालिक पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी वो तैयारियां कर रहा है कि शायद मज़ीद जवाबी हमले करे, मगर ईरान ख़तरनाक, सख्त और मौसर जवाब देगा, ये हम सब जानते हैं, जिसकी पहले ही वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तेहरान से कर दी गई है। ये अब तक की सूरत हाल है। 34,000 से ज़्यादा अमवात, एक तरफ से हमले, फिर जवाबी हमले, और अब इंतज़ार इस बात का कि क्या ये जो जंग 6.5 महीने जिसको गुजर चुके हैं, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और जो कल तक दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से था, मुकम्मल तौर खंडरात में तब्दील हो चुका है, वहाँ क्या कोई आहू पुकार आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में सुनाई देगी या नहीं, इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि गनगरज, धमाके, मलबा उठाना, मिशनरी का लगना, IDF का जुल्म सितम, शहरियों की चीखें, अस्पतालों पर बमबारी, मसाजिद को शहीद करना, अल कुद्स फोर्स का नाम या हमास को दहशतगर्द ग्रुप कहकर शहरियों को निशाना बनाना, निहत्ते बेगुनाह फ़लस्तीनियों को टारगेट करना, ये IDF की अब आदत बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे हम पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।